हेलो एवरीवन। इससे पहले मैं नागरिकता, मौलिक अधिकार और कुछ समितियों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। और पॉलिटिकल साइंस की बात करें, भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, तो इसमें बहुत से टॉपिक करवा चुका हूँ जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, भारतीय राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे और प्रेसिडेंट होते क्या हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कौन किस प्रकार से अर्हताएं होती हैं उनकी। ठीक है, अर्हताएं मतलब वो उनके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिसके द्वारा वो राष्ट्रपति का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संविधान के किस भाग की बात हो रही है। तो संविधान के भाग 5 की बात हो रही है, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल आते हैं जो संघ की कार्यपालिका के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका के बारे में चर्चा की जाती है इसमें 52 से 78 तक। ओके, अब बात करें इसी संघ की कार्यपालिका में से राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति राष्ट्र या राज्य के प्रमुख होते हैं। राज्य बोले तो उस किसी देश से संबंध होता है राज्य का। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य का मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, राज्य मतलब सरकार से। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं, यानी सरकार के प्रमुख होते हैं। और जिसको ये बोल सकते हैं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति देश की एकता अखंडता को बनाए रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ओनली निर्वाचित, मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे इसमें, ओनली निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जिसको उच्च सदन और निम्न सदन बोला जाता है। उच्च सदन कौन है, राज्यसभा, और निम्न सदन कौन है, लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी निर्वाचित सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अप्रत्यक्ष क्या होता है। देखो, प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव वो होता है जिसका जनता द्वारा चुनाव किया जाता है। जैसे कि बात करें विधायक, सांसद, ये सभी इनका चुनाव, जैसे विधानसभाओं का चुनाव, लोकसभाओं का चुनाव, सभी का क्या होता है, जनता द्वारा चुनाव किया जाता है, विधायकों का, सांसदों का। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे विधायक, सांसद, ये सभी भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, इसको बोले तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होता है। ये अधिकतर प्रश्नों में अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, अब इसके बाद बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अर्हताएं क्या क्या होती हैं, क्या क्या अर्हताएं होती हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव की अर्हताओं के बारे में बात करें या शर्तों के बारे में बात करें तो वह भारत का नागरिक हो, जिसकी उम्र 35 वर्ष हो, पूर्ण हो चुकी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि 35 वर्ष
रनिंग में है, नहीं, पूरी होना चाहिए राष्ट्र, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, मतलब लोकसभा के सदस्य होने के लिए उसमें योग्यता हो एक प्रकार से। वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, किसी भी प्रकार से वो लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। और एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति है जो वर्तमान या उपराष्ट्रपति है, तो इन पदों पे है तो वो सरकारी लाभ पर नहीं माना जाता है, इस पे हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अर्हताएं होना चाहिए। और बात करें तो कुछ और योग्यताएं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव, नहीं तो मैं भी भर सकता हूँ राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म, आप भी भर सकते हो भाई, राष्ट्र का प्रमुख है जो, तो उसके लिए भी कुछ शर्तें होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी मुंह उठा के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति है तो इसके लिए भी कुछ नियम कायदे होना चाहिए। ओके, तो नियम कायदों की बात करें तो सबसे पहले नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्राप्तांक और 50 अनुमोदक नामांकन। इसके बाद बात करें प्राप्त, ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में कम से कम क्या, उसमें तो फिक्स होता है 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, ठीक है। और यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह राशि जब्त हो सकती है, ऐसा भी है। जैसे जितने उम्मीदवार हैं और उन उम्मीदवारों में से जितने मत दिए गए हैं, उन मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया किसी उम्मीदवार ने, तो जो आरबीआई में 15,000 रुपये जमा किए हैं वो जमा राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात है प्राप्तांकों की बात, तो प्राप्तांक कितने होने चाहिए, 50 प्राप्तांक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि तुम्हारे फेवर में कम से कम 50 व्यक्ति होना चाहिए, व्यक्ति ऐसे नहीं कि कोई भी, सांसद होना चाहिए, विधायक होना चाहिए, ऐसा करके ये प्राप्तांक होते हैं, अनुमोदक होते हैं आपके सपोर्ट में। ऐसा नहीं है, नहीं तो अब ऐसे करो कि मैं पार्लियामेंट में सांसद, मेरे फेवर में 50 सांसद हैं, तो कैसे होंगे भाई, मैं तो नॉर्मल हूँ, मेरे को तो कोई जानता नहीं कि आपको कोई, हर कोई व्यक्ति नहीं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। हाँ, वो व्यक्ति लड़ सकता है जिनके पास ये योग्यताएं हैं, जिनके पास ये सभी शर्तें पूरी करने की गुंजाइश है, वो लड़ सकता है, ठीक है। तो उसके पक्ष में 50 व्यक्ति होना चाहिए और 50 प्राप्तांक अनुमोदक होना चाहिए, उन्हीं को बोला गया है। और वो 15,000 रुपये जमा करेगा और आरबीआई में, और उसको जितने मत अब इसके बाद चुनाव लड़ेगा, वो चुनाव लड़ने के बाद जिस व्यक्ति ने डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया तो उसके 15,000 रुपये वो जब्त कर लिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्यों के बारे में चर्चा करें तो राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे बता सकते हैं आप, जैसे कार्यकारी शक्तियां होती हैं उसको, विधायी शक्तियां होती हैं उसको, वित्तीय शक्तियां होती हैं उसको, न्यायिक शक्तियां होती हैं उसको, इसके बाद कूटनीतिक शक्तियां होती हैं, सैन्य शक्तियां होती हैं और आपातकालीन शक्तियां होती हैं, ठीक है। ये हैं राष्ट्रपति के लिए शक्तियां। अब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जब लगाया जा सकता है कि जब ऐसा लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं पे उल्लंघन हो रहा है राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। तो महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, और जिस भी सदन द्वारा लगाया जाना है तो 1/4 सदस्यों के पहले हस्ताक्षर होना चाहिए उस पे, फिर इसके बाद उसमें 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत पारित होता है जिस सदन द्वारा लगाया जाता है, और 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत प्राप्त होने के बाद
इसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और दूसरा सदन इस पे जांच करता है, देखता है कि ये वाकई में सही है या गलत है। इसके बाद दूसरा सदन भी दो तिहाई बहुमत से इसको पास कर देता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है या हटाया जा सकता है उनके पद से। लेकिन ये सब प्रक्रिया करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना पड़ता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है। इस प्रकार आज राष्ट्रपति हमारा हो गया है कि भारत का राष्ट्रपति क्या है।